नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल में। जैसा कि आपको पता है कि हम कॉमर्स के लिए कम्प्लीटली फ्री बैच रन कर रहे हैं। यूनिट 1 में ऑलरेडी 8 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हम 9वें लेक्चर पे हैं और मोस्ट प्रोबेबली एक 10वां लेक्चर और होगा और इस 10 लेक्चर के साथ आपका यूनिट 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बात के लिए रखे गए होंगे उनके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी, पर अगले वीडियो में यानी लेक्चर 10 में ये पूरा सीरीज़ का यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आते हैं किसी और यूनिट पे। जो लोग नए हैं उन्हें बता दिया जाए कि कॉमर्स दिसंबर अटेम्प्ट 2024 या किसी भी अटेम्प्ट के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो चेंज होने वाली नहीं है। बिजनेस एनवायरनमेंट का सिलेबस या यूनिट 1 का सिलेबस चेंज होने वाला नहीं। तो ये हम बैच को शुरू करते हैं। आइए अब हम आज के लेक्चर पे बात करते हैं। आज हम बात करने, ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है जिसे आप पढ़ सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की और बाद में WTO की। तो ये आज हमारा मेजर एजेंडा होने वाला है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और WTO। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है? तो इट रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर 2 और मोर कंट्रीज वर्क टुगेदर टू रिमूव इकोनॉमिक बैरियर्स सच एज टैरिफ एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। मतलब रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऐसा कोई भी तरीका है जिसमें मान लीजिए एक से ज़्यादा कंट्री है, A है, B है, C है, या तो ये सिर्फ ये दो या ये तीनों एक ग्रुप बना ले। मतलब एक से ज़्यादा देश, 1 से 2 और 2 से ज़्यादा देश, 2 या 2 से ज़्यादा देश होंगे, वो आपस में ऐसी कोशिश करेंगे कि हम ट्रेड बैरियर्स को कम करें। ट्रेड बैरियर्स मतलब पिछले लेक्चर्स अगर आपने अटेम्प्ट किए होंगे तो आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है कि ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स, ये सब क्या होते हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए बता दो, ट्रेड बैरियर्स मतलब किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाना, कि आप उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते हो, कस्टम ड्यूटी लगाते हो, इंपोर्ट पे कोटा लगा देते हो, ये सब ट्रेड बैरियर्स में आता है, जिससे आप ट्रेड को कम करने की कोशिश करते हो। किसी देश से चाहते हो कि हमारा इंपोर्ट कम हो, वहाँ से सामान हमारे यहाँ कम आए, इस सब में ट्रेड बैरियर्स होता है। लेकिन जब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करते हैं, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की, तो इसमें हम ऐसे टाई-अप्स बनाते हैं जहाँ पे हम ट्रेड में कम करने की जगह बैरियर्स को हटा के ट्रेड बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर हमने किसी से FTA कर लिया तो हम उससे कस्टम ड्यूटी नहीं लेंगे, हम उससे टैक्सेस नहीं लेंगे, 0% टैक्स लेगा वो हमसे, हम उससे। इस तरह की ट्रेडिंग बनाते हैं जिससे हमारा क्या हो, जो ट्रेडिंग हो वो बढ़े, बैरियर्स हट जाए। ठीक है, विद द एम ऑफ, क्यों करते हैं सर, इनहांसिंग प्रोडक्टिविटी एंड फॉस्टरिंग बेटर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हम चाहते हैं कि उनसे हमारे इकोनॉमिक रिश्ते अच्छे। देखिए, इकोनॉमिक रिश्ते अच्छे करने के 2 फायदे। एक तो अगर किसी भी देश से आपका इकोनॉमिक टाई-अप बढ़िया चल रहा है, इकोनॉमिक टाई-अप बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो जाहिर सी बात है आपकी इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगी, उनकी भी ग्रोथ करेगी। ये एक फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर होता है, आज के टाइम पे सब कुछ पैसा है। मोस्टली पैसा ही है जो आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में इफेक्ट करता है। तो अगर आपके साथ किसी भी कंट्री के साथ जनरली अगर आपके इकोनॉमिक रिश्ते अच्छे हैं तो ये माना जाता है कि आपके पॉलिटिकल रिश्ते भी उसके साथ अच्छे होंगे। ठीक है, दिस इंटीग्रेशन फैसिलिटेट्स स्मूथर फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल। ये सब क्यों किया जाता है? ताकि गुड्स, सर्विसेज ये सब आपस में इजीली एक्सचेंज हो सके, टैक्सेस कम से कम लगे, ट्रेड को बढ़ावा मिल सके। अब रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में कुछ लेवल्स हैं जिसे हम बोलते हैं लेवल्स ऑफ REI, यानी लेवल्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। उसको समझेंगे बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। पहला है प्रेफरेंस ट्रेड एरिया और फिर है फ्री ट्रेड एरिया। अब इन दोनों को समझते हैं। प्रेफरेंस ट्रेड एरिया मतलब कि आप ऐसा समझ लीजिए कि जब 2 कंट्रीज या 2 से ज़्यादा कंट्रीज पहली बार इस तरफ बढ़ती हैं, ये पहला कदम लेती हैं इस तरफ, फर्स्ट स्टेप लेती हैं इस तरफ कि क्यों ना हम लोग आपस में कुछ टैक्सेस कम करें, कुछ पॉलिसीज़ को ईजी करें ताकि हमारा ट्रेड बढ़े। जो फर्स्ट स्टेप होता है उसका नाम होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें होता क्या है, इसमें मेंबर कंट्रीज़, जितनी भी कंट्री उस एग्रीमेंट में आती हैं, वो ये कहती है कि हम टैरिफ को कम करेंगे, टैरिफ को रिड्यूस करेंगे, बैरियर्स को हटाएंगे। किस पे? कुछ प्रोडक्ट्स पे। किसमें? सम प्रोडक्ट्स पे। तो पहला है प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया, जहाँ पे हम कुछ सेगमेंट्स में, कुछ सर्विसेज में, कुछ प्रोडक्ट्स में, कुछ गुड्स और सर्विसेज में हम 2 देश या 2 से ज़्यादा देश एक टाई-अप बना करके, एक एग्रीमेंट बना करके आते हैं कि हम इस पे एक दूसरे से कस्टम ड्यूटी या इस पे एक दूसरे से टैक्सेस और बैरियर्स कम लेंगे। मतलब अगर ये सामान आप हमारे यहाँ भेजते हैं तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, उसके बदले में जब हम एक सामान आपके यहाँ भेजें आप उससे टैक्स मत लीजिएगा। जब एक, लेकिन ये कितनी गुड्स के लिए होता है याद रखना है, प्रेफरेंशियल वाला कुछ गुड्स के लिए, सब गुड्स के लिए, सबके लिए नहीं होता। इसको अगर मुझे फर्स्ट स्टेप ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कौन सा है तो वो है प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया। ठीक है, सबसे शुरुआती तौर का तरीका है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया का मतलब होता है, फ्री का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि एकदम जीरो, जब किसी चीज़ को कोई कॉस्ट नहीं लगती, आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो, बोले कि वो आपको फ्री मिल रहा है, इसका मतलब आपको बदले में कोई पैसा नहीं देना है, बदले में कुछ नहीं करना है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, 2 देश या 2 से ज़्यादा देश क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं, उस एग्रीमेंट में क्या होता है कि हमारे सारे गुड्स, मतलब 1-2 एक्सेप्शन छोड़ दें तो मोस्ट ऑफ द गुड्स, सारे गुड्स जो हैं उसमें वो टैक्स फ्री होंगे। मतलब हम आपके यहाँ अगर एक्सपोर्ट करें तो आप हमसे कोई टैक्सेस चार्ज नहीं करेंगे, आप हमारे यहाँ अगर सामान भेजेंगे तो हम आपसे कोई टैक्सेस चार्ज
नहीं करेंगे। मतलब इससे क्या होता है, इससे दो देशों के बीच में रिश्ते अच्छे होते हैं। जनरली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ही यही होता है कि दो देशों के बीच रिश्ते अच्छे हो। मतलब आप उनके यहाँ सामान भेजेंगे, अब मान लीजिए उन्होंने 100% टैक्स लगा दिया, उन्होंने 100% टैक्स लगा दिया या 20% टैक्स लगा दिया, 20 समझने के लिए 20 समझ लीजिए, 20% टैक्स लगा दिया, तो आपने 100 रुपये का सामान भेजा था, उन्होंने 20% टैक्स लगा दिया, तो अब उनके देश में वो 120 रुपये का बिक रहा है, तो लोगों को महंगा लग सकता है। वही आप उनके साथ करते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, आप 100 का भेजेंगे तो वहाँ जाके 100 का बेचिए, जाहिर सी बात है आपको वहीं वो जब वो करेंगे तो आप भी उन पर टैक्स नहीं लगाएंगे, उनका सामान भी यहाँ 100 में बिकेगा, तो दोनों की सेल्स, दोनों की मार्केट बढ़ेगी। दिस इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेना हो तो इसका एग्जाम्पल होता है नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें 3 कंट्री हैं। अब इसका नाम बदल चुका है, इसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, उसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो फ्री ट्रेड का एग्जाम्पल है। फिर अगला है कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन क्या है, तो हमें बस याद रखना है कस्टम यूनियन एफटीए ही है। प्लस एफटीए में हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि आप हमारे यहाँ इंपोर्ट करोगे तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, हम आपके यहाँ करेंगे तो आप हमसे मत लीजिएगा, यही बात हुई थी। लेकिन जब कस्टम यूनियन की बात करते हैं तो ये तो हमारी इंटरनल टैरिफ है। कस्टम यूनियन में हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल टैरिफ की बात भी करते हैं। मतलब एक्सटर्नल टैरिफ मतलब कि मैं आपसे 0% टैक्स लूँगा, आप मुझसे 0% टैक्स लेंगे, ये तो हो गई एफटीए की बात। अब यह है कि अगर कोई भी कंट्री XYZ, कोई भी तीसरी कंट्री या कोई भी नॉन मेंबर कंट्री जो हमारे एग्रीमेंट में नहीं है, अगर वो आपके यहाँ या मेरे यहाँ ट्रेड करने आएगी तो हम दोनों ही उनसे 5% टैक्स लेंगे। मतलब यहाँ पे क्या फिक्स हो रहा है, यहाँ पे हम एक्सटर्नल ट्रेड भी फिक्स कर रहे हैं कि हम अगर एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसीज की भी बात करते चले एफटीए में ही, तो वो क्या हो जाता है, वो कस्टम यूनियन हो जाता है। कस्टम यूनियन का मतलब आपस में तो हम कोई टैक्स नहीं लेंगे और बाहरी दुनिया से हम एक जैसा टैक्स लेंगे। अभी समझ के देखिए, मान लीजिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने एफटीए कर लिया, तो एफटीए का मतलब इंडिया से ऑस्ट्रेलिया टैक्स नहीं लेगा, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया टैक्स नहीं लेगा उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। ठीक, अब अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया ये चाहे कि हम कस्टम यूनियन बनाएं, तो कस्टम यूनियन बनाने का मतलब ये होगा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया तो एक दूसरे से टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन कोई भी देश अगर इंडिया में या ऑस्ट्रेलिया में ट्रेड करने आएगा तो इन दोनों के जो टैरिफ है उनके लिए वो कॉमन होंगे, एक ही होंगे। वो 5% होगा तो दोनों जगह 5% होगा, 10 होगा तो दोनों जगह 10 होगा, मतलब वो एक जैसा होगा। एक्सटर्नल टैरिफ भी सेम रहेंगे, इनको बोलते हैं कस्टम यूनियन। ठीक है, अब इसके बाद आता है सिंगल मार्केट, इसको कॉमन मार्केट भी कहते हैं, इसको कॉमन मार्केट भी कहते हैं, याद रखिएगा। कॉमन मार्केट क्या होता है, ये डीपर फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है, कस्टम यूनियन से भी ज़्यादा डीपर है। क्यों, ये कस्टम यूनियन से भी ज़्यादा क्यों डीपर है, एफटीए था, एफटीए में केवल इंटरनल पॉलिसी की बात हो रही थी, हम आपसे नहीं लेंगे टैक्स, आप हमसे नहीं लेंगे। फिर कस्टम, फिर क्या आया, उसके बाद आया कस्टम यूनियन। सीयू में हमने क्या बात की कि हम दोनों का एक्सटर्नल भी कॉमन रहेगा, इंटरनल तो लेंगे नहीं कुछ, एक्सटर्नल भी कॉमन रहेगा। और यहाँ पे अब क्या बात करेंगे, यहाँ पे हम अगले स्टेज पे जाते हैं। जब हम कॉमन मार्केट की बात करते हैं, यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि आपके यहाँ और हमारे बीच में जितना भी लेबर है, कैपिटल है, ये फ्रीली मूव कर सकता है। मतलब टैक्स ना लगने का मतलब तो केवल गुड्स और सर्विसेज आ जा सकती हैं, लेबर, कैपिटल, ये सब भी फ्रीली मूव कर सकता है। मतलब अगर आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें तो भी आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, आपके लोग हमारे यहाँ आकर के काम करना चाहें तो भी उनको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। तो जब लेबर, कैपिटल, सर्विसेज, गुड्स सब कुछ फ्रीली घूम सके तो उनको कहते हैं सिंगल मार्केट या कॉमन। तो ये हो गया। अब 2 और इंपॉर्टेंट बचे, एक है इकोनॉमिक यूनियन और एक है कंप्लीट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। मैं आपको समझाता हूँ। इकोनॉमिक यूनियन में अब क्या होगा, क्योंकि अभी तक हमने क्या क्या बात कर ली, हमने बात कर ली कि हम दोनों एक दूसरे को फ्री ट्रेड देंगे, फिर हमने बात की कि हम लोग फ्री ट्रेड देने के साथ साथ ये भी करेंगे कि बाहर वालों के लिए एक्सटर्नल टैरिफ कॉमन रखेंगे। फिर हम जब बात करने आए कस्टम यूनियन, सिंगल मार्केट यानी कॉमन मार्केट के बारे में, तब हमने ये बात की कि हमारे यहाँ लेबर, कैपिटल, सर्विसेज, गुड्स सब कुछ फ्रीली ट्रेड करेंगे। तो अब इकोनॉमिक यूनियन में क्या होने वाला है, इकोनॉमिक यूनियन इससे भी एक बेहतर लेवल है, इससे भी बड़ा लेवल है। देखिए धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो डेप्थ है, जो रिलेशनशिप की डेप्थ है वो बढ़ती जा रही है। हमने शुरुआत की थी थोड़ा बहुत डिस्काउंट देने से, उसके बाद देखिए हम कहाँ तक डेप्थ को ले जा रहे हैं। अब इकोनॉमिक यूनियन में क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ है रिश्ते में। यहाँ पे क्या करते हैं हम, जनरली यहाँ पे इस हद तक चले जाते हैं कि हमारी करेंसी भी कॉमन हो जाती है। हमारी करेंसी क्या हो जाती है, कॉमन हो जाती है। मतलब हम लोग एक ही करेंसी का यूज़ भी करेंगे ताकि हमारी मार्केट, बाहर वालों के लिए सेम टैरिफ हमने रखा ही है, आपस में हम कोई टैक्स ले ही नहीं रहे हैं, आपस में हम कोई टैक्स ले ही नहीं रहे, बाहर वालों के लिए सेम टैरिफ रखा है, और हमारे यहाँ लेबर वगैरह सब एक दूसरे से आराम से इधर उधर आ जा सकते हैं। तो ये सारी फैक्टर्स तो बाहर वालों के लिए कॉमन ही हो गए। अब भी अगर बाहर वालों के लिए हमारे यहाँ ट्रेड करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, हमें आपस में ट्रेड करने में दिक्कत हो रही है, तो वो रही करेंसी के चक्कर में, क्योंकि करेंसी का एक्सचेंज रेट बदलता घटता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपनी करेंसी भी कॉमन कर लेते हैं। इसका अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए होगा तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इकोनॉमिक यूनियन का। देखिए इकोनॉमिक यूनियन का शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ, EU। तो वैसे EU का एग्जाम्पल भी क्या हुआ, EU। ये दूसरा EU क्या है, ये है यूरोपियन यूनियन।
आपको पता है ना पूरे यूरोप में हम एक यूरो करेंसी को यूज़ करते हैं, एक जैसी करेंसी को यूज़ करते हैं। तो यूरोपियन, अभी तो ब्रिटेन इससे एग्जिट हो गया, मतलब बाकी जो यूरोपियन मेजर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, यूरो को यूज़ करती है, सेम करेंसी को यूज़ करती है। तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक यूनियन, जहाँ पे जाकर के करेंसी भी एक हो जाती है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी भी एक जैसी चलती है। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी मुझे नहीं लगता कॉमर्स के बच्चों को, इकोनॉमिक्स के बच्चों को समझाने की ज़रूरत है। मॉनेटरी पॉलिसी वो होती है जो सेंट्रल बैंक किसी भी देश का बनाता है, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई बनाती है, और फिस्कल पॉलिसी वो होती है जो गवर्नमेंट बनाती है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपनी मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज भी सेम रखते हैं। मतलब एक यूरोपियन यूनियन आपस में बैठेगा, वही मॉनेटरी पॉलिसी तय करेगा, वही फिजिकल पॉलिसी तय करेगा, फिजिकल पॉलिसी तय करेगा, जो सब जगह लागू होंगे। क्योंकि एक जैसे मॉनेटरी पॉलिसी होगी, एक जैसे फिजिकल पॉलिसी होगी और फिर एक जैसी करेंसी होगी, तो मार्केट को ग्रोथ करना बहुत ईजी हो जाता है। समझ में आई बात। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बची है, केवल एक ऐसी चीज़ बची जो आपको याद रखना है। देखिए अब कंफ्यूज होने की नौबत आ रही है, मुझे पता है, लेकिन बस एक और चीज़ याद रखनी है, वो है कंप्लीट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। कंप्लीट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब कंप्लीट से आपको समझ में आ रहा है, अब जो रिलेशनशिप हमने स्टार्ट करने की कोशिश की थी वो एकदम कंप्लीशन की तरफ है लगभग। अब हम लोग एकदम इसको एक अच्छा बॉन्ड बना करके लेके चले जाएंगे। कैसे? इस लेवल ऑफ इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, पूरी सिंगल इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं, यूनिफाइड मॉनेटरी पॉलिसी होती है, फिजिकल पॉलिसी सेम होती है, और कई बार, ये सब तो पहले भी था, कई बार यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी सेम होता है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी सेम होता है। इसका कोई बहुत सीधा एग्जांपल है, लेकिन इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन क्या करता है, 4 कंट्रीज़ को मिलाकर के ग्रेट ब्रिटेन बना हुआ है, और उसने क्या किया है कि उसने कॉमन स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर रखा है, एक पॉलिटिकल सिस्टम भी कॉमन कर दिया है। तब वो क्या होता है, इसको कंप्लीट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन या पॉलिटिकल इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, जहाँ पे सरकार भी एक ही हो जाए। फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी तक तो ठीक था, अब यहाँ पे सरकार भी एक ही हो गए। तो लेवल्स की बात करें तो अब हमको लेवल समझने हो तो लेवल्स में हमारा पहला लेवल पे आता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया। ये रिश्ते की एकदम शुरुआत है, जहाँ पे हम एक दूसरे पे थोड़ा भरोसा करना शुरू करते हैं, जैसे इसमें हमारे पास पाकिस्तान भी है। फिर है फ्री ट्रेड एरिया FTA, जहाँ पे हमने एक दूसरे को कम्प्लीटली फ्री कर दिया, हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, आप हमसे कुछ नहीं लेंगे। फिर आता है कस्टम यूनियन, यहाँ पे हमने आपस में तो कुछ नहीं लेंगे, ये तो फिक्स ही है, बाहर वालों से भी जो हम सेम टैरिफ चार्ज करेंगे। फिर आता है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट में हम क्या करते हैं, यहाँ लेबर, कैपिटल, सर्विस, गुड्स, ये सब फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसके बाद आता है इकोनॉमिक यूनियन, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी सब सेम रखते हैं, और करेंसी भी एक ही रखते हैं, और लास्ट में आता है कंप्लीट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, यानी कि पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, कि जहाँ पे हमारी मोस्टली सरकार भी एक ही होती है। लेकिन मोस्टली शब्द को याद रखिएगा, ज़्यादातर ऐसा होता है कि सरकार तक एक हो जाती है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई कन्फ्यूजन है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत। अगर मैं इसको स्टार में मार्क करूँ तो 3 स्टार मार्क करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सवाल आते हैं इससे, नाफ्टा से सवाल पूछा गया है, एशियान से सवाल पूछा गया, सार्क से पूछा गया, मतलब इस तरह से सवाल आते हैं। एग्रीमेंट्स की पॉलिसीज से भी आते हैं, और इनको कई बार ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाता है कि किस में इंटीग्रेशन का लेवल ज़्यादा होता है, किस में कम होता है। तो अगर न समझ में आया हो, ज़रा से भी कन्फ्यूजन हो, तो बिल्कुल मत झिझकिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम आगे बात करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इतना रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हम लोग करें तो उसके फ़ायदे क्या है। पहला तो फ़ायदा ये है कि हेल्प डेवलपिंग नेशंस टेक एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब वो होता है जब हम कोई चीज़ लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं ना, कोई चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी कॉस्ट कम आ जाती है। अगर आप एक टी शर्ट बनाने जाएंगे तो हो सकता है आपको एक टी शर्ट बनाने का खर्चा आए 500 रुपये, लेकिन जब आप 1 लाख टी शर्ट बनाने जाएंगे तो आपको पर टी शर्ट का कॉस्ट 100 रुपये भी नहीं पड़ेगा, 60 या 70 रुपये पड़ता है बड़ी कंपनियों को। बड़ी कंपनियाँ इसीलिए तो क्या करती है, सस्ता सामान बेच पाती है। जो नॉर्मल मार्केट में आपको सामान मिलता है वो क्या करता है, जब कंपनियां बनाती है, जब आप हैंडमेड सामान बेचने की कोशिश करते हो तो महंगा होता है, और जब उसी को कंपनियां मशीन्स के थ्रू बनाती है तो क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, कॉस्ट बहुत कम होती है, ठीक है। हेल्प डेवलपिंग नेशन टेक एडवांटेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो डेवलपिंग नेशन से अभी उनके पास मार्केट तो है नहीं, लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया अब आपके पास मार्केट बड़ी हो गई, बहुत ज़्यादा लोग खरीदने वाले हो गए। अगर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से FTA कर लिया तो इंडिया की भी मार्केट है, ऑस्ट्रेलिया की भी मार्केट है, ऐसी बहुत सारी मार्केट मिल गई आपको। तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती है, आपके यहाँ की कंपनियां ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकती हैं, कॉस्ट घटा सकती हैं, प्रॉफिट बढ़ा सकती हैं। एक्सपैंड्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, ज़्यादा कस्टमर होंगे तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन का कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़। भाई जब आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, फैक्ट्री लगानी है, फैक्ट्री बनानी है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी लोगों को, और आपको नया मार्केट मिल रहा है तो एज अ बिजनेस आपके लिए भी एक नई अपॉर्चुनिटी है।
सपोर्ट्स इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हैं, कोई कंट्री है जो किसी प्रोडक्ट में अच्छी है, तो वो इंटरनेशनली स्पेशलाइज हो सकती है उसके लिए कि अगर मुझे ये चीज़ चाहिए, जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए चाइना ताइवान वाला रीजन अच्छा माना जाता है कि अगर हमें सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए तो वो लोग उसमें स्पेशलाइज्ड है। लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स विद क्वालिटी आउटपुट। जब आप बाहर के लिए प्रोड्यूस करते हो, जब तक अपने लिए प्रोड्यूस करते हो तब तक तो क्वालिटी एक मेजर रोल प्लेयर नहीं रहता, लेकिन जैसे आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हो किसी भी एग्रीमेंट के थ्रू, तो आप क्या करते हो, क्वालिटी पे, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान देना शुरू करते हो। और फ्री फ्लो ऑफ लेबर कैपिटल और गुड्स। लेबर कैपिटल और गुड्स अगर फ्रीली फ्लो करती हैं तो वही बात है जो हम लोगों ने बात की थी अभी कॉमन मार्केट वाले में, अगर इसे फ्रीली मूव करते हैं तो आपके लिए, आपकी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा रहता है, बहुत ग्रोथ होने के चांसेस रहते हैं। एक है ट्रेड क्रिएशन और एक है डाइवर्जन इफेक्ट। ये क्यों होता है, यही जो हम रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं उसी वजह से होता है। इंटरनेशनल ट्रेड में एक पॉलिसी है, अभी समझते हैं इसको। ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन आर टू की कंसेप्ट्स इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। जब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये दो मेजर कंसेप्ट हैं, ठीक है। ट्रेड क्रिएशन क्या होता है, occurs when a free trade agreement or custom union leads to elimination of tariffs or other barriers allowing countries to trade with each other more freely. It generally results in more efficient production. ट्रेड क्रिएशन का तो सिंपल सा मतलब है कि एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है, इन्होंने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किया, मान लीजिए FTA कर लिया, कस्टम यूनियन बना लिया। अब इससे क्या हुआ, क्योंकि ज़्यादा एफिशिएंट प्रोडक्शन हो रहा है, क्यों, क्योंकि भाई जो जिस चीज़ में अच्छा होगा वो चीज़ बना करके एक्सपोर्ट करेगा, टैक्सेस लग नहीं रहे तो दोनों देश के प्रोडक्ट एक ही रेट पे लगभग बिक रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा एफिशिएंट प्रोडक्शन होगा, अच्छा प्रोडक्शन होगा, क्योंकि जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट होगा, जो जिस चीज़ में काम में अच्छा होगा वही बनाएगा, ठीक है। एफिशिएंट प्रोडक्शन बीइंग एबल टू सेल देयर गुड्स एट लोअर प्राइसेस विद इन द यूनियन, और अब वो कम दाम पे बेच भी सकता है। तो मान लीजिए कंट्री, आपकी कंट्री ए है, ये कंट्री बी थी, पहले इसका प्रोडक्ट कम बिकता था क्योंकि आप इस पर टैक्स लगाते थे तो 120 रुपये का पड़ता था ये, और आप खुद 110 में बेच रहे थे, लेकिन हो सकता है इस प्रोडक्शन में ये एक बेस्ट हो, तो यही जब इस पर से आप टैक्स हटा देंगे तो कितने में बेचेगा, यही आपकी कंट्री में आकर के सामान बेचेगा 100 रुपये में। तो अब अच्छा प्रोडक्ट कम दाम पे मिलता है, इसको बोलते हैं ट्रेड क्रिएशन। FTA की वजह से क्या हुआ, ट्रेड क्रिएट हुआ। जो ये ट्रेड पहले लोग इनके यहाँ से नहीं लेते थे, पहले लोग वहाँ से बाहर का सामान नहीं प्रेफर करते थे, अब क्योंकि ये सस्ता है, अच्छी क्वालिटी का क्यों, क्योंकि वो एफिशिएंट है, अच्छा बनाते हैं, टाइम पे बनाते हैं, कम पीरियड में बनाते हैं, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करते हैं, तो इनका ट्रेड बढ़ेगा। इसको कहते हैं ट्रेड क्रिएशन, मतलब आपने सही जगह पे इकोनॉमी कनेक्ट की, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या है, ट्रेड डाइवर्जन क्या है, फिर देखते हैं। ट्रेड डाइवर्जन का मतलब ये होता है, इट इज़ अ सिचुएशन वेयर ट्रेड इज रीडायरेक्टेड फ्रॉम अ मोर एफिशिएंट एक्सपोर्टर टू अ लेस एफिशिएंट वन ड्यू टू प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, इसको समझिए। एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है और एक कंट्री सी भी है, मान लीजिए। अब आपने क्या किया, इसके साथ FTA कर लिया, इसका प्रोडक्ट यहाँ पे 100 रुपये में आ जा रहा है, ये हो सकता है, और ये क्या कर रहा है, 90 रुपीज़ में बना रहा है और 100 रुपये में बेच दे रहा है आपको। इसकी एफिशिएंसी इतनी है कि 90 रुपये में प्रोडक्ट बना सकता है। इसके साथ आपका क्या है, FTA है, ठीक है। लेकिन एक दूसरी कंट्री थी जो पहले 80 रुपीज़ में बना रही थी, क्योंकि वो टैक्स वैक्स लग जाता है, वो 110 में बना के बेच पाती है। इसका ट्रेड आपके यहाँ बन रहा था, अच्छा खासा ट्रेड था, ये इससे अच्छी क्वालिटी का, अच्छी एफिशिएंटली बना सकती थी, पर इसके साथ आपका कोई टाई अप नहीं, इस पर आप टैक्स लगा रहे हो, इसके साथ आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो जो ट्रेड इसका था, वो जो ट्रेड सी का था, वो ट्रेड डाइवर्ट होकर कहाँ चला गया, बी के पास चला गया। मतलब आपने एक मोर एफिशिएंट इकोनॉमी से छीन करके एक लेस एफिशिएंट इकोनॉमी को ट्रेड दे दिया, बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक रिलेशन। इसको बोलते हैं ट्रेड डाइवर्जन। फिर से पढ़िए, वेयर ट्रेड इज रीडायरेक्टेड फ्रॉम एफिशिएंट एक्सपोर्टर, एक एफिशिएंट एक्सपोर्टर था, उससे हमने लेस एफिशिएंट वन को दे दिया। क्यों, क्योंकि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट गिवन टू अ मेंबर कंट्रीज इन ट्रेड एग्रीमेंट। अब यूरोपियन यूनियन में उन्होंने 27 देशों के साथ टाई अप कर रखा है, तो वो उन्हीं 27 से पे कोई टैक्स ही नहीं लगाते। अब मान लीजिए इंडिया किसी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए, वीट की प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा भी हो, लेकिन बहुत एफिशिएंट प्रोड्यूस भी करता हो, लेकिन जब वहाँ इंडिया जाएगा तो यूरोपियन मार्केट के मुकाबले तो हमारा सामान महंगा होगा, तो हमारे लिए ट्रेड क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया। आई बात समझ में, दिस इज ट्रेड डाइवर्जन। दीज टू इफेक्ट्स कैन इन्फ्लुएंस द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड पॉलिसीज। अब हम बात करेंगे रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स की। हमने कहा ना FTA करते हैं, PTA करते हैं, कस्टम यूनियन बनाते हैं, इकोनॉमिक यूनियन बनाते हैं, तो ये है क्या, इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहला जिसको हम लोग बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं वो है इकोनॉमिक यूनियन। यहाँ पे लिख लीजिए, इसमें कितने मेंबर हैं, 27 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं, 27 मेंबर हैं। तो यूरोपियन यूनियन क्या है, 27 यूरोपीय देश हैं, 27 यूरोप की कंट्रीज़ हैं जो साथ में आई हैं। क्यों, दैट प्रमोट्स इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग मेंबर कंट्रीज, फैसिलिटेटिंग ट्रेड थ्रू वेरियस मैकेनिज्म सच एज टैरिफ रिडक्शन, टैरिफ कम करती हैं, रेगुलेशन को हार्मोनाइज करती हैं, पॉलिसीज दैट इनवाइज ऑफ फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज देती हैं, ठीक है।
एक बात इसके बारे में ध्यान रख लीजिए, पहले पूछ सकता है पहले कितने मेंबर्स थे यूरोपियन यूनियन में, तो 28 थे, फिर कितने हो गए, 27 हो गए। 27 कब हुए, तो 27 होने के प्रोसेस का नाम है ब्रेक्सिट, ब्रेक्स एग्जिट, यानी ब्रिटेन का एग्जिट। ये ब्रिटेन है, BR स्टैंड्स फॉर ब्रिटेन, ब्रिटेन का एग्जिट। ब्रिटेन पहले यूरोपियन यूनियन में था, तब यूरोपियन यूनियन में 28 कंट्रीज थी, फिर ब्रिटेन ने अपने आप को यहाँ से विड्रॉ कर लिया, वो बाहर चला गया। तो ब्रिटेन के बाहर जाने के बाद कितने देश बचे, तो 27। क्वेश्चन अगर बनता है आज के टाइम पे यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर हैं, 27। ब्रेक्सिट से पहले कितने मेंबर थे, तो 28। 28 से 27 मेंबर्स किस कंट्री के निकलने से हुए, तो ग्रेट ब्रिटेन के। या पूछे ब्रेक्सिट प्रोसेस, एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्रेक्सिट जो टर्म है ये कहाँ से जुड़ा है, तो ये आपको याद रखना है कि जब ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से एग्जिट लिया था तो उस प्रोसेस को, उस टर्म को ब्रेक्सिट से डिफाइन करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। तो यूरोपियन यूनियन के बारे में आइए गोल्स की बात करते हैं, क्यों बनाया गया है इतना बड़ा यूरोपियन यूनियन, जहाँ पे हम लोगों ने पहली बात कर ली कि ये पूरी तरह से कॉमन मार्केट है, जहाँ पे करेंसी भी लगभग एक है और उसके बाद सारी पॉलिसीज भी एक जैसी हैं। क्यों ऐसा किया गया, रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग टैरिफ्स ऑन सम गुड्स रिलेटेड बिटवीन द पार्टनर्स, टैरिफ्स को घटाने के लिए। ओपनिंग अप एक्सेस टू सर्विस मार्केट, सर्विस मार्केट्स, देखिए मैंने कहा ना सर्विसेज भी फ्रीली ट्रेड हो रही, तो सर्विस मार्केट में एक्सेस खोलने के लिए। प्रमोटिंग कॉपरेशन ऑन टेक्निकल रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स एंड कन्फर्मेटिव असेसमेंट। इसमें होता क्या है, देखिए हम कॉपरेशन करने की चीज़ बात कर रहे हैं किन पे, टेक्निकल चीज़ों पे। टेक्निकल चीज़ों पे मतलब हो सकता है किसी तरह की पॉलिसी में, किसी तरह की पॉलिसी मेकिंग में एक कंट्री अच्छी ना हो, एक कंट्री के पास उतना बढ़िया रिसर्च ना हो, लेकिन जब 27 कंट्री मिलकर के कोई पॉलिसी बनाएंगी तो वो क्या होगी, वो पॉलिसी जो होगी वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होगी। स्ट्रेंथनिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब होता है जो आपका कॉपीराइट जिसको आप कहते हो, कि कोई किसी का कॉपीराइटेड प्रोडक्ट ना बना रहा हो तो उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं। जब मिल करके बात करेंगे 27 देश एक ही चीज़ को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मानेंगे तो वो प्रोटेक्ट होगा। पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉम्पिटिशन पॉलिसीज ठीक रहे, सस्टेनेबल मार्केट रहे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इन सब की वजह से इकोनॉमिक यूरोपियन यूनियन को बनाया गया। इंप्रूविंग डायलॉग ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इशूज़, और ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज़ पे बात करने के लिए कोई मिले। आप एक तरफ एक कंट्री है जो केवल खुद बैठ करके, उसके एडवाइजर्स बैठ करके पूरी इकोनॉमी में फैसला ले रहे हैं, सारी पॉलिसीज अकेले बना रहे हैं, कोई अगर प्रॉब्लम आ रही तो अकेले फेस करनी पड़ रही है। वहीं यूरोपियन यूनियन क्या है, 27 देश हैं, ये मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं कि आप क्या बढ़ाना चाहिए टैक्स को, टैरिफ को घटाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, लॉन्ग टर्म में कौन सी फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी बेनिफिशियल रहेगी। तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स का पैनल बड़ा होगा, ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, अभी एक नया टर्म आया यूरोपियन कमिटीज़। आप में से बहुत लोगों ने ये नहीं सुना होगा। यूरोपियन यूनियन तो आप लोगों को मतलब ना भी पता हो, लेकिन आप लोगों ने यूरोपियन यूनियन कभी ना कभी सुना होगा, लेकिन यूरोपियन कमिटीज़ नहीं सुना होगा अगर आपने थोड़ी अभी तक बहुत अच्छे से तैयारी नहीं की है तो यूरोपियन कमिटीज़ क्या है, अगर आपने सुन रखा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा जिन लोगों ने सुन रखा है, मुझे पता चले किसकी तैयारी ठीक चल रही है। यूरोपियन कम्युनिटीज़ क्या होती हैं, ये 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। कितनी है, 3 है टोटल। मतलब यूरोपियन यूनियन बनने से पहले जो मेजर ये 3 ऑर्गेनाइजेशन थी, ये मिलकर के सारा काम करती थी और अभी भी ऐसे ही काम करती है। दैट फोकस्ड ऑन, किस लिए बात करती है, इकोनॉमिक कॉपरेशन इन यूरोप। इसमें पहला यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, इसमें किस बारे में बात होती होगी, मुझे नहीं लगता ये बताने की ज़रूरत है। यहाँ देश मिलकर के कोल और स्टील प्रोडक्शन और बाकी उसके प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं, इसको बोलते हैं ECSC। फिर है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, फिर है यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। जैसा नाम है वैसा ही काम करती है। इकोनॉमिक कम्युनिटी इकोनॉमिकल इश्यूज़ पर बात करती है। एटॉमिक एनर्जी में अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो आप एक लेवल पे आते हैं, हर देश बैठ के अपना अलग से एटॉमिक पावर बने, उससे अच्छा वो लोग कंबाइंड एफर्ट देते हैं। ठीक है, ये तीनों, इन तीनों को मिलाकर के कहा जाता है यूरोपियन कम्युनिटीज़। दे वर गवर्नड बाय द सेम सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड इवेंचुअली कंट्रीब्यूटेड द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो पहले ये सब क्या थी, मैंने बताया ना कि पहले ये लोग आपस में, पहले यूरोपियन यूनियन का, ये लोग ये समझ लीजिए यूरोपियन यूनियन का प्री फॉर्मेशन से पहले ये सब अलग अलग कमिटीज चलती थी, फिर इन सबको मर्ज करके क्या बना दिया गया, EU। ये देखिए यहाँ लिखा है यूरोपियन, और इसमें कितने मेंबर्स हैं, तो 27 मेंबर्स हैं। ठीक है, विच इनकम्पासेस अ ब्रॉडर सेट ऑफ पॉलिसीज एंड गोल्स। क्यों बनाया गया यूरोपियन यूनियन, क्योंकि आप एक एक टॉपिक के लिए, अगर मान लीजिए अभी 3 बनी थी तो बाद में अगर आपको 10 टॉपिक पर बात करनी थी तो 30 बनाना पड़ता, तो इसलिए एक कॉमन जगह बना दी जहाँ पे हम ब्रॉडर फ्रेमवर्क पे, ब्रॉडर इश्यूज़ पे बात करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो हाँ, इसमें तीनों के नाम इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है एशियान। तो एशियान के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, फॉर्मेशन डेट ध्यान रखनी है कि 8 अगस्त, कितना, 8 अगस्त 1967 में बनी थी। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि सर आपने ये जो डेट है इसको PDF में क्यों नहीं डाल दिया, हमको आसान होता पढ़ने के लिए। तो मैंने बस इसलिए नहीं डाला है,
उसके पीछे रीज़न है कि मैं चाहता हूँ कि आप जाएँ, इसकी फॉर्मेशन की डेट ऑनलाइन पढ़ें, फॉर्मेशन मेंबर्स ऑनलाइन पढ़ें, और अपने पास एक सेपरेट जगह पर उसको एक लिस्ट बना करके नोट करें, क्योंकि यूरोपियन यूनियन है, एशियान है, सार्क है, ब्रिक्स है, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं और सबके ईयर मैच द फॉलोइंग में या तो आते हैं या स्टेटमेंट बना करके पूछ लिए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको PDF में डलवा के नहीं दिया, मैं वीडियो में बताता चल रहा हूँ, लेकिन जो जाहिर सी बात है वीडियो के एंड तक भूल जाएंगे। इसलिए आप क्या करिए कि इसको आप ऑनलाइन सर्च करिए या वीडियो से ही देख के, लेकिन कोशिश करिए ऑनलाइन सर्च करिए। ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आप 2-4 लाइन एक्स्ट्रा पढ़ेंगे इसके बारे में, सर्च करके गूगल वगैरह पे, और फिर अपने पास इसको नोट डाउन करिए। इसलिए ही जानबूझ के मैंने PDF में नहीं डलवाया है, ठीक है। तो और कहाँ पे इसका फॉर्मेशन हुआ था, तो बैंकॉक में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था इसका फॉर्मेशन, किसका, एशियान का, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर्स आप देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके फाउंडिंग मेंबर्स में इंडोनेशिया आता है, मलेशिया आता है, फिलीपींस आता है, सिंगापुर आता है और थाईलैंड खुद आता है, ठीक है। एज इम्पॉर्टेंट ST ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं जिससे आप समझ सकें। इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोलते हैं जहाँ पे ये बना है। बाद में बहुत सारे इसमें मेंबर्स जुड़े हैं। अभी कितने मेंबर्स हैं एशियन में, तो अभी 10 कंट्रीज़ हैं जो एशियन की मेंबर्स हैं। कितनी कंट्रीज़ हैं, 10 हैं। तो कब बना था, कितने मेंबर्स हैं, फाउंडिंग मेंबर्स क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए और एक बार ऑनलाइन भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कहीं से भी आप वीडियो देखिए, अगर आप यही लेक्चर नहीं देख रहे उसके बाद भी आप कहीं से देखें तो एक बार ऑनलाइन डेटा को क्रॉस चेक करने से फ़ायदा ये रहता है कि आपकी मेमोरी में फीड हो जाता है, दूसरा डेटा रिकन्फर्म हो जाता है, और तीसरा आप जब नोट्स बनाते हो तो आपको लगभग वो याद हो जाता है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूछता है। अगर आपसे पूछे कि ऑर्गेनाइजेशन का ईयर ना पूछे, ऐसा कोई साल गया हो तो बहुत मुश्किल, लगभग हर साल में किसी ना किसी पेपर में, किसी ना किसी शिफ्ट में ऑर्गेनाइजेशन का ईयर पूछता ही है, ठीक है। द एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एम्स एट क्रिएटिंग, क्यों करेंगे, देखिए सबका मेजर ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, वो सब, तो अब ध्यान देखिएगा। टू क्रिएट अ हाईली इंटीग्रेटेड एंड कोहेसिव इकोनॉमी, envisioning ASEAN as a single market production base that facilitates free flow of goods, services, investment। देखिए वैसा ही कुछ है ना, जब लोगों ने यूरोपियन यूनियन में पढ़ा था, तो मेजर यही रहने वाले हैं। बस जब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो कुछ जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होंगे उसको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियान है, तो आपको बताना पड़ेगा। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। जाहिर सी बात है कंट्री आपस में इंटीग्रेट इसीलिए करे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो। सोशल एडवांसमेंट, अब ये ध्यान रखना है कि एशियान की एक ऑब्जेक्टिव में सोशल एडवांसमेंट भी है, केवल इकोनॉमी के लिए नहीं है। होता क्या, जब आपको ऑप्शन देगा ना इकोनॉमिक ग्रोथ, GDP ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और वहाँ पे कहीं पे सोशल एडवांसमेंट लिखा होगा तो जनरली आप लोग उसको गलत कर देते हो और आंसर ऑल ऑफ द अबव होता है, ठीक है। एशियान स्ट्राइव द इनकरेज सोशल प्रोग्रेस, वो चाहता है कि जो मेंबर हैं 10 कंट्रीज़ हैं इसमें सोशल प्रोग्रेस बढ़े, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो, बेहतर हो, इसके लिए वुमेन एम्पावरमेंट, ह्यूमन राइट्स डेवलप हो, यूथ डेवलपमेंट हो, ये सारी चीज़ें हो, इसके लिए भी ये भी एशियान का ऑब्जेक्टिव है। कल्चरल डेवलपमेंट भी एशियान का ऑब्जेक्टिव है। अगर पूछे इस कल्चरल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियन, तो आंसर इज यस, ठीक है। आर्ट, कल्चरल, टूरिज्म, इन सब सब्जेक्ट्स में हम क्या करते हैं, ये लोग आपस में टाई अप करते हैं। क्यों, क्योंकि इनको मालूम है कि साउथ ईस्ट एशिया की एक रिच कल्चरल लेगेसी है, बुद्धिज्म वहाँ तक फैला, फिर इंडिया की कुछ डायनेस्टीज़ वहाँ तक गई, तो एक बहुत वाइड कल्चर है उनके पास, तो वो चाहते हैं उस कल्चर को प्रिजर्व करें, प्रमोट करें। और क्योंकि 10 एशियन कंट्रीज, जब आप साउथ ईस्ट एशिया का मैप देखोगे सब अगल बगल है, तो इनका कल्चर ऑलमोस्ट एक जैसा है, तो ये चाहते हैं उसको प्रिजर्व करके चलें, ठीक है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, देखिए कहते हैं एक ये अगर आप हम इंटरनेशनल इकोनॉमी की बात ना करें, नॉर्मल भी बात करें, तो आदमी कहता है ना कि अगर आपका पड़ोसी सुखी होगा तो आप भी सुखी होंगे। और अगर आपको मान लीजिए आपके पड़ोस वाले घर में आग लग जाए तो आपको टेंशन होगी कि नहीं, क्योंकि वो कब आग फैल के आपके यहाँ चली जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। वैसे ही ये 10 कंट्रीज चाहती हैं कि वो जिस एरिया में रहती हो पूरा एरिया कैसा रहे, स्टेबल रहे, पीसफुल रहे। अगर ये आपस में टाई अप नहीं करेंगी, अगर ये एक जैसी इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं बनाती, तो क्या नतीजा निकलता है, एशिया में छोटे छोटे देश हैं, ये आपस में लड़ते रहते, दुश्मनी किए रहते। इससे फ़ायदा क्या होता है, उससे फ़ायदा होता बड़ी कंट्रीज़ को, हम USA है, रशिया, इन जैसी कंट्रीज़ को फ़ायदा होता है। और इन छोटी कंट्रीज़ को कोई भी हरा करके कैप्चर कर लेता। लेकिन इन कंट्रीज़ ने क्या किया, बहुत अच्छा तरीका निकाला, ये आपस में लड़ते ही नहीं। इन्होंने 10 ने अपनी इकोनॉमी बना रखी है, एक साथ मिलकर ट्रेड करते हैं, एक साथ आप इनके यहाँ जा सकते हैं, सबके एक्सटर्नल टैरिफ एक जैसे हैं। तो इन्होंने वो कंपटीशन को ख़त्म करके सबको अपना दोस्त बना करके रखा हुआ है। स्टेबिलिटी, पीस, सिक्योरिटी, हार्मनी इन द रीजन आर द गोल्स ऑफ एशियान। अगर गोल्स ऑफ एशियान पूछ ले, प्रिंसिपल ऑफ एशियान पूछ ले, तो यही है, ठीक है। इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, ये तो है ही, इसलिए भी चाहते हैं कि हम थोड़ा सस्टेनेबल इन्वायरमेंट रहे। ज़्यादा कंपटीशन होगा, ज़्यादा एक दूसरे से आउटरीच करेंगे, ज़्यादा एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे, मनी को बर्बाद करेंगे, कैपिटल को, लेबर को बर्बाद करेंगे।
इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट को तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, सस्टेनेबल रिसोर्स यूज़ के लिए, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट का मतलब कंट्रोल करना या उस पर एक्शन लेना, उसको रिवर्स करने के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब पे भी ये सब भी ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियाड में आता है। अगला कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? तो अगला ऑर्गेनाइजेशन है सार्क। इसको, जी हाँ, इसको सार्क ही बोलते हैं, SAARC, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये कहाँ की बात कर रहा है? वो भी तो कुछ अभी कन्फ्यूजन आएगा कि वो भी तो सर साउथ एशिया था, ये भी साउथ एशिया है, तो आंसर है नहीं। ध्यान रखना है, एशियान जो था वो साउथ ईस्ट एशिया था, साउथ ईस्ट, और अभी हम जिस कंट्रीज की बात कर रहे हैं वो साउथ एशिया की बात कर रहे हैं। क्या इंडिया साउथ ईस्ट में आता है? नहीं। क्या इंडिया साउथ एशिया में आता है? तो यस, इंडिया साउथ एशिया में आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो सार्क की बात करते हैं। ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एम्स टू प्रमोट, क्या प्रमोट करना चाहता है? इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट। कहाँ पे? विद इन साउथ एशिया। जैसे वो साउथ ईस्ट एशिया में चाहते हैं, वैसे ये कहाँ चाहते थे? साउथ एशिया में चाहते थे। ठीक है, और क्या चाहते हैं? इट सर्व्स एज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट फॉस्टर्स रीजनल इंटीग्रेशन डेवलपमेंट थ्रू वेरियस इकोनॉमिक इंसेंटिव्स एंड कॉपरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स। अमंग मेंबर स्टेट्स मतलब जितने भी इसके सदस्य हैं उनके बीच में कॉपरेशन चाहता है। अब एक बात इसमें भी देखिए मैंने नहीं डाली है, वो भी आपको देखनी है। क्या, कब बना था ये? तो 8 दिसंबर, 8 दिसंबर में बना था। ईयर क्या था? तो ईयर होने वाला है 1985। 8 दिसंबर 1985 को सार्क बना था। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें 7 एशियन कंट्रीज थी जब ये बना था। इन्होंने अपना चार्टर अप्लाई किया था। इसका समिट पहला कहाँ हुआ था? पहला समिट पूछ ले तो बांग्लादेश में, जहाँ आज प्रॉब्लम चल रही है, उस बांग्लादेश के ढाका में। क्या बांग्लादेश साउथ ईस्ट में आता है? नहीं। साउथ एशिया में आता है? तो हाँ, ढाका बांग्लादेश में हुआ था। तो अभी क्या इसमें 7 ही मेंबर है? नहीं, 2007 में एक नया मेंबर ऐड हुआ है जिसका नाम है अफगानिस्तान। यानी अब इसमें कितने टोटल मेंबर्स हो गए? टोटल मेंबर हो गए 8। नाम याद रखना बहुत सिंपल है, सब भारत के पड़ोसी हैं। जो भी आपका प्यारा सा इंडिया है ना, जो हमारा प्यारा सा इंडिया है, उसके सारे के सारे पड़ोसी हैं। कौन कौन से पड़ोसी हैं? तो सारे पड़ोसी, चाइना को छोड़ के कौन कौन से पड़ोसी मेजरली आ रहे हैं? 8 नाम क्या है? तो पहला है अफगानिस्तान, जो सबसे लेटेस्ट मेंबर ऑफ सार्क पूछे तो अफगानिस्तान जुड़ा है, आपको याद रखना है। फिर नेपाल है आपके बगल में, भूटान है आपके बगल में, और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं आपके बगल में? पाकिस्तान है, मालदीव्स है। ये सब कमेंट करना है आपको। कंट्रीज़ के नाम आप, भले मैं बता रहा हूँ लेकिन फिर भी आप सार्क कंट्रीज़ के नाम सर्च करके कमेंट करेंगे। खुद टाइप करके कमेंट कीजिएगा, कॉपी पेस्ट नहीं करिएगा, इससे आपसे को याद होगा। अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान हो गया, मालदीव्स हो गया, भूटान, बांग्लादेश, और ये भूटान है, वो भूटान है, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश भी हो गया, 1 2 3 4 5 6, एक इंडिया हो गया 7। एक कंट्री कौन सी बची हुई है? तो वो है हमारा पड़ोसी श्रीलंका, जिसकी इकोनॉमी अभी ख़राब हुई थी, श्रीलंका। ठीक है, यही 8 कंट्रीज़ मिलकर के क्या बनाते हैं? आपका सार्क बनाते हैं। सर अब देखो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है? कई बार लगता है अगर इंडिया है तो पाकिस्तान नहीं होगा, लेकिन देखिए यहाँ इंडिया भी है और पाकिस्तान भी है। ठीक है, ये दोनों कंट्रीज़ हैं साथ में। क्यों है? ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आगे आइए उस पर बात करते हैं। एक सेकेंड, ऑब्जेक्टिव सार्क का क्या है? तो इनकरेज द वेलबींग ऑफ साउथ एशियन एंड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखिए, हम जब दुनिया को बांटते हैं ना, तो वैसे हम इंडिया पाकिस्तान आपस में लड़ते हैं, या पाकिस्तान अफगानिस्तान आपस में लड़ते हैं, वो सब बातें बाहर के लिए। लेकिन जब हम किसी रीजन में रहते हैं तो हम कोशिश भी करते हैं कि वो रीजन भी थोड़ा सा स्टेबल रहे। तो ये सारी कंट्रीज साउथ एशियन कंट्रीज में आती है, इसमें चाइना नहीं आता। साउथ एशियन कंट्रीज में सारी 8 कंट्रीज आती हैं। तो ये अल्टीमेटली चाहती है कि इनका रीजन ठीक रहे, क्योंकि अगर इनके रीजन में कोई भी पावर, जैसे इंडिया के इस समय इसलिए प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि पाकिस्तान कमजोर हो गया, बांग्लादेश में स्ट्राइक चल रहा है, श्रीलंका कमजोर हो गया, तो अल्टीमेटली ये रीजन कमजोर चल रहा है। तो इस तरह की अकेडमी बनाई ही इसीलिए जाती थी ताकि ये काम आ सके। ठीक है, पहला क्या? इनकरेज द वेलबींग ऑफ साउथ एशियंस। जितने भी साउथ एशियन लोग हैं, मतलब इन 8 कंट्री में रहने वाले लोग हैं, सबकी वेलबींग हो सके, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सके, सोशल प्रोग्रेस हो, कल्चरल, देखिए सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल एडवांसमेंट सब में आ रहा है, ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़े। ठीक है, इनकरेज ब्लॉस्टर साउथ एशियन नेशंस शेयर्ड रिलायंस ऑन वन अनदर। एक दूसरे पर भरोसा, एक दूसरे पर रिलायंस बढ़े। आपको नहीं लगता अगर इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ये लोग आपस में रिश्ते अच्छे कर ले तो बाकी दुनिया को यहाँ पे इंटरफेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा? इनकरेज म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, ट्रस्ट बिल्डिंग करें, और एक दूसरे की डिफिकल्टीज को समझे। क्यों हम कुछ पॉलिसीज पे एग्री नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हम कुछ ऐसे हमारे बीच में डिफरेंसेस रिसॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, उन पॉलिसीज को समझे, उनको क्रेडिट दें, उन पे थोड़ा भरोसा करें, एक दूसरे पर ट्रस्ट क्रिएट करें ताकि हमारा रीजन पीसफुल रहे। इनकरेज एक्टिव कॉपरेशन एंड रेसिप्रोकल सपोर्ट इन डोमेन्स ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस एंड आर्ट्स। ये देखिए, ये याद रखिएगा
किन किन डोमेन्स में कॉपरेशन की बात कही गई है, तो साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सोशल साइंस में और आर्ट्स में, ठीक है। कोलैबोरेशन को बूस्ट करना है अदर डेवलपिंग नेशन के साथ। अदर डेवलपिंग नेशन मतलब इन 8 के अलावा हम 8 एक एंटिटी बनेंगे, सार्क बनेंगे, और फिर हम सार्क बन के बाकी दुनिया में जो डेवलपिंग नेशन है उनके साथ अच्छा व्यवहार, अच्छी दोस्ती बनाएंगे। प्लस कोलैबोरेशन इन ग्लोबल फोरम्स ऑन इश्यूज ऑफ शेयर इंटरेस्ट, जहां हमारा शेयर्ड इंटरेस्ट है, मान लीजिए कुछ डेवलपिंग कंट्रीज की बात हो रही है, कहीं पे साउथ एशिया की बात हो रही है, तो वहां हम सब एकजुट होकर के अपने बारे में बोलते हैं। कोलैबोरेशन विद द रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुप्स। अच्छा हाँ, अब देखिए आपके लिए होमवर्क है कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपका बहुत प्यारा पड़ोसी है, आपको वहाँ जाने के लिए विशेष तरह से वीज़ा की भी आवश्यकता नहीं है, तो आप ज़रा हेडक्वार्टर उसका बताएंगे कि कहाँ पे है, ठीक है। बहुत आपको एक्सपेक्ट, क्योंकि जब इंडिया जैसा बड़ा देश कहीं पे होता है तो आपको लगता है उसका हेडक्वार्टर इंडिया में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटे से देश में बहुत प्यारा सा देश है, आपका पड़ोसी है, तो उस कमेंट में ज़रूर बताएंगे हम लोग कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ सार्क, किन प्रिंसिपल, देखिए ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि हमारे ऑब्जेक्टिव मतलब हमारे लक्ष्य क्या, हम क्या चाहते हैं। प्रिंसिपल्स मतलब हम किन वैल्यूज़ पे काम करते हैं, किन बातों को ध्यान में रख के काम करते हैं। तो हम ये ध्यान रखते हैं कि हम एक दूसरे की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करें, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को करें, हालांकि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन हाँ मतलब एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब जिसकी जहाँ तक बाउंड्री लगती है उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करें और एक दूसरे की इंडिपेंडेंस का भी ध्यान रखें। ये नहीं कि हम सार्क एक साथ मिलकर के फैसले ले रहे हैं, कुछ पॉइंट्स हमारे कॉमन है तो हम दूसरे के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करना शुरू कर दें, ठीक है। नॉन इंटरफेरेंस, जो मैं बात आपको समझा रहा था, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर्स, इन मैटर्स को छोड़ के जो किसी कंट्री का इंटरनल मैटर उसमें हम लोगों को घुसना नहीं है। ऑल डिसीजंस टू बी टेकन इनॉनिमसली एंड नीड अ कोरम ऑफ ऑल 8 मेंबर्स। अब देखिए इसमें 2 टर्म यूज आए हैं, एक तो है यूनानिमसली और एक है कोरम। ये क्या होता है? यूनानिमसली का तो सिंपल मतलब है कि फैसला तभी कोई माना जाएगा जब 8 कंट्रियां राजी हों, और कोरम का मतलब होता है कि किसी भी मीटिंग को वैलिड मीटिंग मानने के लिए, जब आपने कंपनी सेक्रेटरी का सिलेबस पढ़ा होगा तो वहाँ पे पढ़ा होगा, कोरम का मानना है कि अगर किसी भी मीटिंग को वैलिड मीटिंग मानने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए होते हैं, तो जनरली ये 1/3 होता है। ऐसा कॉर्पोरेट मीटिंग वगैरह में इसको 1/3 वगैरह माना जाता है, वो बात की बात है। अभी के लिए इन्होंने कोरम भी कितना रखा है? 8, मतलब 8 देश मौजूद होंगे तभी उस मीटिंग को वैलिड माना जाएगा, और किसी बात पे अगर 8 के 8 एग्री करते हैं तभी वो पॉलिसी एक्सेप्ट की जाएगी, वरना रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। जो मैंने आपको शुरू में नाफ्टा बताया था ना, वही नाफ्टा बदल करके हो गया है यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा। तो ये देखिए USMCA का शॉर्ट फॉर्म है, एक सेकेंड, USMCA का शॉर्ट फॉर्म है, इसी से आपको याद रखना। पहली कंट्री कौन सी है? US है, फिर M से है मैक्सिको, और CA कौन सी है? तो आपकी कनाडा है। यही 3 कंट्री मिलकर के आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। इट इज़ अ फ्री ट्रेड डील बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको एंड कनाडा। इट वॉज फॉर्मली नोन एज, फॉर्मली नाफ्टा था, सॉरी फॉर्मली क्या था? नाफ्टा था, यहाँ पे लिखा होगा नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर पूछे या USMCA पूछे तो दोनों इन्हीं तीनों देश की बात करता है। ये पूछ सकता है, इसका सवाल ऐसे बन सकता है कि व्हाट इज द न्यू नेम फॉर नाफ्ता, या USMCA ने किस बॉडी को रिप्लेस किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि नाफ्ता को रिप्लेस किया है, नाम बदला है बाकी बॉडी वही है, कुछ मेजर चेंजेस अभी उसकी बात करेंगे। विच वॉज इन इफेक्ट सिंस जनवरी 1994 से नाफ्ता बना हुआ था, उसको बदल दिया गया, ठीक है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस बात कर लें। ऑटोमोटिव सेक्टर की बात करें तो नाफ्टा के टाइम पे ये ध्यान रखते थे कि 62.5%, देखिए ये डेटा याद नहीं रखना है, बस पता होना चाहिए, मोटा मोटा लमसम मालूम होना चाहिए। ऑटोमोटिव सेक्टर में 62.5% व्हीकल पार्ट्स पहले बोलते थे कि यही तीनों कंट्रीज आपस में बनाएंगे, इन्हीं 3 कंट्रीज में बनेंगे। अभी इनका टारगेट कितना है कि 75% यहीं बने, ठीक है, बढ़ गया टारगेट। डेयरी में कोई टैरिफ नहीं थी ज़्यादातर गुड्स में। अब इन्होंने क्या किया है कि कीप नो टैरिफ प्रोविजन बट ऑल्सो ओपन अप कैनेडियन एंड US डेयरी मार्केट्स, क्योंकि मैक्सिको में ज़्यादातर डेयरी मार्केट्स थे। तो अब इन्होंने कहा कि टैरिफ तो हम कोई नहीं लगाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बाकी जो 2 कंट्रीज जहाँ पे डेयरी मार्केट कम है वहाँ पे भी हम मार्केट डेवलप की जाए। इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट डिफिकल्ट, ये आपको एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ मेजर नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए। और जो जो मैंने आपको बोला है कमेंट करने को, उसको पढ़िए, कमेंट कीजिए। इन ऑर्गेनाइजेशंस का ईयर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ये मैं आपके रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, ईयर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हेडक्वार्टर सबके ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर कुछ पूछना हो या इसकी PDF चाहिए हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल, यही नाम टेलीग्राम पे सर्च कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। अभी हमारा बहुत छोटी सी फैमिली है, अभी हम लोग बढ़ रहे हैं क्योंकि फ्री बैच है, तो धीरे धीरे अभी हम लोग की फैमिली बढ़ेगी। चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए आपको पता चले।
साथ में आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि जिस बार जो आपका दिसंबर वाला अटेम्प्ट है वो आपका फर्स्ट और फाइनल अटेम्प्ट हो, फर्स्ट हो और फाइनल हो। उसके लिए मैं तो आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ। आप कमेंट करके अब आप बताइए कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।